असल वजह क्या है? क्या वाकई में न्यूक्लियर पावर या कि कोई और डीपर वजह है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला को उठाना पड़ा विद वाइफ, जिसको अमेरिका तो बोल रहा है कि हमने उन्हें उखाड़ फेंका, लेकिन वो कॉमनाइट 2 अभी आ चुके हैं। मिशन जावेदा का मतलब आप मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अमेरिका 50,000 ट्रूप्स भेज रहा है, तो वो लोग तैयार हैं कि आप आओ। पहला फेस रखता है अमेरिका, वो है कि दुनिया का हम माई बाप हैं। एक चीज़ हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा सर और समझाइए कि असल वजह क्या है। वो कह रहे हैं कि साहब ये तो न्यूक्लियर पावर बनने की बात कर रहे थे, तो क्या ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन जाएगा तो क्या वाकई में वो दुनिया के लिए डेंजरस है? बिकॉज ही सेइंग कि आई एम सेविंग द वर्ल्ड, यू नो, आई डोंट वांट दीज पीपल टू हैव न्यूक्लियर पावर्स। और वहीं नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के पास भी है। तो असल वजह क्या है? क्या वाकई में न्यूक्लियर पावर या कि कोई और डीपर वजह है जिसकी वजह से ये ईरान और इजराइल, ईरान का समझ में आता है, बट अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसकी जड़ क्या है? इस कॉन्वर्सेशन का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी तरफ से, और मुझे मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आता है वो इसका रीज़न, जो एग्जैक्ट रीज़न, तो दो रीज़न है इसमें। एक तो ऑयल रिलेटेड इकोनॉमी है, उस पर कंट्रोल करना अमेरिका चाहता है हमेशा से। आपने वेनेजुएला को देखा, वेनेजुएला पर ऐसा क्या था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला को उठाना पड़ा विद वाइफ, और उसके बाद ये बोलना पड़ा कि आई एम द इंचार्ज प्राइम प्रीमियर ऑफ सो एंड सो कंट्री। ऐसा कभी नहीं होता। तो जैसे तो दादागिरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो एक तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ यहाँ पर जो संघर्ष पैदा किया अमेरिका ने, और दूसरा इनके माइंडसेट में ये जरूर प्रॉब्लम है। इनका मतलब यहाँ दोनों बातें हैं, अमेरिका और ईरान में खोमेनी 79 के बाद जो रेजिम चल रही है, जिसको अमेरिका तो बोल रहा है कि हमने उन्हें उखाड़ फेंका, लेकिन वो कॉमनाइट 2 अभी आ चुके हैं। उनके जो सन साहब हैं, हालांकि बहुत सारे बेटे हैं, लेकिन जिस एग्रेशन के साथ खोमेनी 1 आते थे उससे ज़्यादा शायद अभी आ रहे हैं, क्योंकि उनके देश पर संकट है। हालांकि उनकी अर्थव्यवस्था लचर है, लोग परेशान हैं, विरोध वहाँ पर भी है, लेकिन अब वो विरोध शायद एक तरह से कि अब ये अंतिम संघर्ष ही बन जाए, मतलब उनके लिए सर्वाइवल की लड़ाई। हाँ। और लास्ट में भी आपने शायद सुना होगा कि वो अब ऐसा जैसे कहना चाहिए मिशन लागू कर रहे हैं, जैसे मिशन जावेदा का मतलब आप मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अमेरिका 50,000 ट्रूप्स भेज रहा है, तो वो लोग तैयार हैं कि आप आओ, आपको मारने के लिए हमें मरना पड़ेगा, बट टू सेक्रीफाइस और सेफ गार्डिंग ऑफ आवर कंट्री हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो ये एकदम से चीज़ें बदली हैं। हालांकि इकोनॉमिकली और वॉर जितना लंबा जाता है, दोनों ही पक्ष कमज़ोर होते हैं। ये बहुत बड़ा कटु सत्य है, और केवल दोनों पक्ष नहीं होते, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम मेल्टडाउन। कम से कम इस केस में तो दिख रहा है, और पूरी दुनिया अफेक्ट हुई है। इस केस में एक बड़ी वजह है, जो पेट्रोलियम है वो बहुत बड़े लार्जर स्केल पर बड़ी वर्ल्ड इकोनॉमीज को, डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों को प्रभावित करता है, जिसमें इंडिया जैसी कंट्रीज इसकी जद में है। और पेट्रोलियम अकेला एक माध्यम नहीं है, क्योंकि हम लोग बड़े नज़दीक हैं, ईरान के साथ हमारे बॉर्डर अफगानिस्तान के माध्यम से शेयर होते हैं, राइट, और हमारे बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिक संबंध हैं। डिस्पाइट ऑफ फैक्ट, आपने जो प्रश्न कहा उसका सीधा उत्तर ये है कि एक तो ऑयल की राजनीति है, और हाँ, इनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक थ्रेट है ईरान को लेकर कि शायद परमाणु बम के नज़दीक है। IAEA ने भी पिछली बार बोला था कि यूरेनियम एनरिचमेंट हो गया है। इसराइल को लेकर भी इसराइल ने क्लैरिटी से 8 से 8 महीने पहले अटैक भी किया, और उन्होंने कहा B-2 स्टेल्थ आया और उन्होंने बम डाल दिया और कहानी ख़त्म हो गई। और इसके बाद कुवैत पर 1-2 मिसाइल आई थी, जहां अमेरिकन बेस खाली थे, और कहानी ख़त्म हो गई थी। लेकिन इस बार जो चीज़ें हुई थी उसको लेकर कुछ चीज़ें रही हैं, और एस्केलेशन को लेकर सर सबको क्लियर पता होता है, अमेरिका कोई छोटी मोटी आर्मी नहीं है, अमेरिका दुनिया की बड़ी शक्ति है, और उसको बहुत अच्छे से पता है कि इस क्षेत्र में अगर आप एस्केलेशन करोगे तो डी एस्केलेशन आसान नहीं होगा। और डी एस्केलेशन आसान नहीं होगा का मतलब है कि आप जो काम एक बार शुरू करते हो उसको रोकना आपके हाथ में नहीं होता। एंड देयरफॉर ओनली वो बोल रहे थे, और ये होता भी है, वॉर मॉन्गरिंग जब आप करते हो तो ये बोला जाता है कि 2-3 दिन में हम कर देंगे, बट इट वाज नॉट इन देयर माइंडसेट, दे वर वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट। हाउ डू यू नो कि, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे ट्रम्प साहब आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ और बोल रहे हैं, और वो उसका टोन नीचे आ ही नहीं रहा है। इज़ नॉट टोनिंग डाउन ऑन टू हिज मैसेज। कभी बोलेगा कि ठीक है, लाइक सीज फायर करते हैं, 6 दिन तक कुछ नहीं होगा, है ना, फिर कुछ नया निकल के आ जाता है, यू कैन टॉक एनीथिंग, ऑल दैट। तो
कहाँ मतलब दुनिया तो कंफ्यूज नहीं होती इन सब चीज़ों से, या फिर सब अपने अपना ऑलरेडी खेमा पकड़ चुके हैं, क्या है? देखिए, जब आप एक कंट्री के लेवल पर एक बड़े रीजन में अपनी बड़ी आर्मी को सेक्रीफाइस करते हो तो स्थिति वैसी हो जाती है जहाँ पर आप कुछ चीज़ें छोड़ना भी चाहते हो तो नहीं छोड़ पाते हो। और दूसरी चीज़ जो ट्रम्प की इंडियन मीडिया में खासकर इंक्लूडिंग मैं भी इस बात को मानता हूँ, एक बड़ा हास्यास्पद कैरेक्टर हमने बना दिया है, जो वो है भी तो किसी हद तक, लेकिन इतना आसान व्यक्ति नहीं है वो जो लीडरशिप के तौर पर। अमेरिका के अंदर कितना विरोध हो रहा है आज और कल, आपने न्यूज़ भी सुना होगा। 80 लाख उनके लोग सड़कों पे आ गए होने वाली, क्योंकि वो प्रभावित भी हैं डायरेक्टली, उनके यहाँ डेड बॉडीज जा रही हैं, अमेरिकन सोल्जर्स भी मर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन जब आप एक बड़े डिसीजन को लेते हो तो मुझे लगता है कि अपार्ट ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इमेज कि वो कुछ कह रहा है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं और डोनाल्ड ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने चीज़ें कैसे करनी हैं। और जब आप एक बड़ी वॉर सिचुएशन में फंस जाते हो, जैसे आपने देखा होगा पास्ट में यूक्रेन के साथ रशियन कॉन्फ्लिक्ट में रशिया बड़ी बुरी तरह फंसा हुआ है, लेकिन उसमें से अब वो चाह के भी नहीं निकल सकता या निकलना चाहता भी नहीं। यही सिचुएशन शायद अमेरिका के लिए है, लेकिन आप वर्ल्ड के लिए अगर कहें एग्रेसर के तौर पर या एक तरह के एक चेहरे, ऐसे अनप्रेडिक्टेबल चेहरे के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं और वो चाहता भी है कि दुनिया उसे ऐसे वो स्ट्रैटेजी है, आप ये बोल रहे हो उसकी? ये एक टैक्टिकल स्ट्रेटजी है, एक बात। दूसरी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का नेचर भी ऐसा है जैसा एक पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जिनको आजकल अमेरिका में उनको एक नाम दे रहे हैं, राजा, किंग। बुश से पहले रहे हैं, जब इंदिरा गांधी का समय था, रीगन, हाँ, उस तरह का जो नेचर है। तो एक तरह के रूलिंग में प्रेसिडेंट ना होकर राजा वाली बात आ रही है। ओके। और राजा शायद डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल नहीं होता, लेकिन ये शायद अमेरिका का एक ऐसा फेज है, मागा के नाम पर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब ट्रेड था, टैरिफ पर सबको परेशान किया, पूरी दुनिया में उन्होंने परेशानी खड़ी करी, इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, ईरान के साथ भी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी। तो ये सब जब वो कर रहे हैं तो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट के अंदर, इसके बाद अगला इवेंट शायद क्यूबा होगा, हालांकि इसमें अभी समय लग रहा है और अभी यहाँ हो सकता है, ये बड़ी बात नहीं, साउथ एशिया में भी कोई बड़ी पेनिट्रेशन इन्होंने की होगी, उसमें इंडिया भी साउथ एशिया में, इसका मतलब हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बांग्लादेश के मार्फत से या इंडो नेपाल बॉर्डर से कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। आप एक चीज़ और बताइए, यूएस जैसे देश क्या वाकई में पीस चाहते हैं या फिर ये एक कंट्रोल्ड इंस्टेबिलिटी चाहते हैं? क्योंकि इंस्टेबिलिटी से इनके पर्पस सॉल्व होते हैं। आप देखोगे बहुत जगह पे सब CIA का हाथ आया कि बांग्लादेश में जो कूप हुआ उस समय, श्रीलंका में जो हुआ, उस सब में इन लोगों की बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी नज़र आई, बहुत इन्वॉल्वमेंट नज़र आया। तो ये लोग चाहते क्या है? क्या ये इनका इट्स देयर मॉडल, इट इज़ देयर मॉडल ऑफ गवर्नेंस वर्ल्ड वाइड, अपने आपकी जो डोमिनेंस है उसके लिए ये करते हैं? देखिए, अमेरिका के श्रवण जी 2 फेजेस होते हैं, फेज होते हैं, फेजेस भी हैं और फेज भी हैं। एक फेज में पहला फेस रखता है अमेरिका, वो है कि दुनिया का हम माई बाप हैं और दुनिया को हम कंट्रोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस। आज यूनाइटेड नेशंस आपको नजर आया कहीं? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में नेटो का N है और यूनाइटेड नेशंस में यू है अमेरिका का। ये एक टेक्निकल बात है, आप इसको कोई कविता से मत जोड़िए। फर्क सिर्फ इतना है कि आज जिस फेज और फेस में है अमेरिका, वो एग्रेसर का फेस है।